स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले साल के क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्लास 12 का है मैथमेटिक्स का। तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन में जब हम लोग करेंगे तो उसकी टेक्निक क्या होगी ताकि हम लोग क्या कर सके कि बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, है ना। तो उसके टेक्निक प्लस उसके जो रिलेटेड बेसिक रिजल्ट्स होंगे उस रिजल्ट्स को जानेंगे और इस सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 2 असर्शन रीजन होते हैं, 18 एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस से एक पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ये जो मैट्रिक्स दिया है इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे ध्यान से समझना है, देन द वैल्यू ऑफ a + 2b + 3c + 4d क्या होगा, है ना। तो बता रहा है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स है, तो a + 2b + 3c + 4d का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे तुरंत हम लोग को समझना पड़ेगा कि जैसे बोला स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि ये जो डायगोनल्स में होंगे वो सारे एलिमेंट सेम होंगे, है ना, और जो नॉन डायगोनल वाले होंगे सब 0 होगा। इसका मतलब b और c का वैल्यू क्या हो गया, b = c, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इस एक्सप्रेशन में जो b और c होगा उसको क्या कर देना है, हटा देना है, वो 0 हो जाएगा। अब बचा a + 4d, तो ए इसमें सारे एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि a का भी वैल्यू 5 होगा, d का भी वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पे रख देंगे, तो a + 4d में a की जगह भी 5 रखेंगे और 4 × 5 कर देंगे। तो जोड़ करके बताना है कितना आएगा, तो 5 के 20 × 5 = 25। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि अगर ये बोलता सिमेट्रिक टाइप वाला, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर कहता तब क्या होता है। तो सिमेट्रिक में आपको याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे अगर हम मान लो कोई मैट्रिक्स लिए हैं सिमेट्रिक है, तो ये डायगोनल्स एलिमेंट्स होते हैं, ये है ना। उसके बाद ये ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ये ऑफ डायगोनल्स होते हैं, है ना। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स के बाद जो आमने सामने वाला होता है ना वो सेम होना चाहिए, किसमें, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ये याद रखना है। और आस्क्यू सिमेट्रिक में जस्ट अपोजिट साइन होना चाहिए, मिरर इमेज, इसमें मिरर इमेज बनता है ना। डायगोनल मिरर का काम करता है, आमने सामने वाला बराबर होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये A इन्वर्स दिया है, किसी मैट्रिक्स का ये A इन्वर्स दिया हुआ है, तो A क्या होगा ये पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए इसको ऑप्शन ये मान रहे हैं तो इसका इन्वर्स निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा लैप्स होगा और आपको आंसर मिलेगा लेकिन बहुत ही देरी से मिलेगा। तो इसको कम समय में करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो इन्वर्स में क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स है, दोनों को इंटू करेंगे तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्स तो हमारा ये पूरा ए इन्वर्स है। तब इसमें देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उसका जो प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्या चीज़, जैसे 1/7 लिखा है, जैसे ए इन्वर्स की जो वैल्यू होती है वो होती कुछ इस प्रकार से, ए 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सामने वाला एडजॉइंट ये है और ये 7 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो हम पहले एक चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 कहाँ से आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 2 दूनी 4 है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, 4 - 3 तो ये 7 आ रहा है। ये मतलब ये संभावित ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लेता हूँ इसमें कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट। अगर ये पूरा ये है हमारा तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, है ना। तो ये 2 दूनी 4, 4 + 3 7, है ना, 7 और फिर इधर 7 है, तो ये यहाँ से 7 नहीं मिलने वाला है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ से भी 7 नहीं मिलेगा क्योंकि 1/7 इधर है। क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट कांस्टेंट लेकर के अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके पावर में ऑर्डर आ जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका वैल्यू 7 नहीं आएगा। ये सभी का डिटर्मिनेंट 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने की वजह से दिक्कत करेगी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ भी वैसा ही होगा। तो जान इसका मतलब जो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और ये दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आई भी मिलेगा, वो देखो कैसे होता है। 1/7 लिखे, 2 1 - 3 2, है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, 2 - 1 और 3 2 को। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को। 1/7 बाहर है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये इसके साथ जाएगा, 2 दूनी 4 + 3 7 हो गया जी सर। उसके बाद क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा तो 2 माइनस का और 2 प्लस का, तो ये 0 हो गया।
-6 + 6 ये भी 0 हो गया, है ना। और माइनस +3 और +4 तो 7 हो गया। तो ये 7 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 0 1 आ गया, माने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। और जब भी तो ए इन्वर्स दिया हो और उसका ए निकालना हो तो ये हम लोग को सीधा सीधी काम कर सकते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स करने पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, और सामने वाला एडजॉइंट होना चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर 2/2 का एडजॉइंट निकालना है तो बहुत आसान होता है। 2/2 का एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना है कि इसके एक्सचेंज कर दो, माने कि अगर ए बी सी डी है, 2/2 क्रॉस का क्या है, मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या होता है, एडजॉइंट ये निकालना है तो डायरेक्ट इसका क्या तरीका है कि ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो डी आ जाएगा ए के पास, ये चला जाएगा डी के पास, ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे, साइन माइनस लगा देंगे। अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता, प्लस रहता तो माइनस हो जाता है ना। तो जो साइन एक्सचेंज होगा प्लस में ये दोनों सिंपल एक्सचेंज होगा और इसमें एक्सचेंज होगा उस विद साइन एक्सचेंज होता है, तो ये एडजॉइंट होता है। तो इसका एडजॉइंट देखोगे तो कितना आता है 2, है ना, 2 2 तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे कितना चला जाता है, ये यहाँ पे हाँ वो नहीं सेम रहता, यहाँ पे भी बी ही रहता, यहाँ पे भी बी रहता, माइनस लगाते हैं, है ना। तो बताओ यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल से, है ना। ये भी एक तरीका होता है। तो हम लोग अलग अलग मेथड से हम लोग सही ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं, बस आपको अलर्ट रहना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू दिया है तो बोला कि देन द वैल्यू ऑफ इसका क्या होगा, ये एक सीरीज टाइप का दे दिया, तो इसका क्या वैल्यू होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए तो दिया हुआ, ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, है ना। ए स्क्वायर क्या आता है, जैसे 2 1 -4 -2 का, तो ये इसका ए स्क्वायर निकालेंगे 2 1 -4 -2, है ना। तो क्या आएगा जी, यहाँ से ये आएगा 4 सर -4, है ना, फिर आएगा 2 सर -2, यहाँ से आएगा -8 सर +8, फिर कितना आएगा -4 सर +4, है ना। तो देखोगे तो ये 0 0 0 0 माने ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब ए स्क्वायर 0 आ गया तो बाकी के जितने इधर हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, माने ए क्यू भी 0 आएगा, ए के पावर 4 भी 0 आएगा, जितने सारे पावर हायर देते चलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1 - ए ही हमारा आंसर होगा, आई माइनस ए, आई मतलब 1 0 0 1, और ए का मतलब कितना है 2 1 -4 -2। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो 1 में से 2 गया तो कितना आएगा -1, और 0 में से 1 गया तो -1, तो -1 वाला कौन सा मिल रहा है जी, तो ये ही मिल रहा है, ज़्यादा और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ये ए का वैल्यू दिया है तो बोला कि देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका क्या फार्मूला था, अब इस पर ए इंटू एडजॉइंट ये पूछा है, ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होगा कि जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो फिर से इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई ए इंटू आई ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन चला गया। हाँ डिटर्मिनेंट नहीं, ये ऑप्शन नहीं जाएगा, ये ऑप्शन दोनों चला जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई आता है। तो फिर पूरे का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट तो होता है हमारा 1, तो बचा कौन, ए का डिटर्मिनेंट बचा। तो ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 2 0 इधर मिल रहा है तो इससे एक्सपेंड कर देंगे, तो -2 पकड़ो और ये -2 और ये -3, है ना। तो कितना आ जाएगा, -2 इंटू -5, तो कितना आंसर होगा 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन 10 होगा। तो आई वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका वजह ये वाला था। इसमें जो रिजल्ट था ये रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू, या तो एडजॉइंट ए को पहले रखो, ए को बाद में रखो। इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसमें इसका फिर क्या करा, डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो जब इसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो इसमें पूरे को डिटर्मिनेंट लग जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ये तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है, वो बाहर आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1, तो फिर डिटर्मिनेंट यही बचेगा।
तो ये ऑप्शन कौन चला जाएगा, 10 चला जाएगा। समझे। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, जैसे इसको प्रोडक्ट करके जीरो की वैल्यू बताना है तो एक्स जीरो के बराबर करना है, तो एक्स की क्या वैल्यू होगी ये जानना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इसके साथ जाएगा, तो 4 1 जा 4 माइनस 2x, और क्या आएगा, यहाँ से जीरो आएगा ना, इजिकल टू जीरो, माने जीरो जीरो है, ऐसा होगा। तो 4 माइनस 2x की वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर, तो 2x की वैल्यू 4 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर होकर। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो 5 MCQ रहता है मैट्रिसेस से, देखो कितनी दम थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। अब इसमें बोला कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x किसके रिस्पेक्ट में, e के पावर। तो इस सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, e के पावर x में डेरिवेटिव निकालना है। तो 2 e के पावर 2x अपॉन e के पावर x, ऐसा लिखते हैं, इसको लिख सकते हो e के पावर 2x का होल स्क्वायर e के पावर x। जरा सोचो x स्क्वायर होता था तो क्या लिखते थे, 2x लिखते थे कि नहीं, ये दोनों मैच करना होता था, ये दोनों मैच कर गया तो क्या हो जाएगा, 2e टू द पावर 2e टू द पावर बोलो x हो जाएगा, 2e टू द पावर x हो जाएगा, है ना। अरे पावर गिरेगा, एक कम हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी चला। अब इसमें पूछा कि k का क्या वैल्यू होगा, k का क्या वैल्यू होगा ताकि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो सिंपल इसका लिमिट निकाल दो। लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे निकालना है। तो चूँकि कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज कर दो, यहाँ प्लस है ना, तो रैशनलाइज कर दो तो कितना हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4 + x + 2 और डिवाइडेड बाई √4 + x + 2 होगा। और ऊपर कितना हो जाएगा जी, a - b का होल स्क्वायर, तो 4 + x - 4 और डिवाइडेड बाई x इंटू √4 + x + 2, ये ऐसा लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, लिमिट रख दो यहाँ पे 0, तो 1 अपॉन कितना बच गया, 1 अपॉन √2 + 2 √4 + 2, तो इसका मतलब 1/4, तो 1/4 ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, सिंपल है ना। अब इसका पूछा कि वैल्यू क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है ना। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स x बाई है, साइन इनवर्स x बाई है, तो यहाँ 3 है एक ही जगह पे, यही है ना। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/3, कहाँ से कहाँ लेना है लिमिट, 0 से 3 लेना है। अपर लिमिट कितना रखोगे 3, तो साइन इनवर्स 1 बचेगा, लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0 बचेगा। इसका वैल्यू कितना होता है π/2 और इसका 0 होता है 0, तो इस ऑप्शन का ठीक है। अब ये इसका देखो x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। अब इसका पूछा कि क्या होगा सॉल्यूशन, है ना। तो ये जरा सोचो कि x कांस्टेंट रखा है, y का डेरिवेटिव किया है, y कांस्टेंट रखा है, x का डेरिवेटिव किया है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगा है। तो किसका लगा है प्रोडक्ट रूल, dxy का लगा है, इक्वल टू 0, है ना। इंटीग्रेट कर दो तो dxy का कितना हो जाएगा xy और 0 का कितना हो जाएगा c। ये 0 का कांस्टेंट के है ना, या c ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, 0 का क्या रखो c, तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा c, तो xy इक्वल टू c हम लोग का करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा, है ना। आसान आसान है जी। आ जाओ, अब ये कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो क्या कहा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो मैंने बताया था कि dy अपॉन dx बराबर, इसको लिखोगे y अपॉन x + 2y स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए या तो हमारा dy अपॉन dx इस प्रकार से होना चाहिए था, py इक्वल टू q, या तो हमारा इस प्रकार से होना चाहिए था dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। इस केस में p और q क्या होगा, फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। और इस केस में p और q क्या होगा, फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट होना चाहिए। इस केस में जो IF होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो e के पावर p dx, और इस केस में IF जो होगा e के पावर p dy। तो अब ये किसके पे जाएगा, तो इसमें तो कटेगा नहीं, तो dx अपॉन dy करना पड़ेगा, dx अपॉन dy कर दिया, ऊपर चला गया x + 2y स्क्वायर अपॉन y, पार्सली डिवाइड करोगे x/y प्लस 2y बच गया, इसको इधर ले आता है dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y, ऐसा लिखेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मेट में चला गया, ये वाला सेकंड वाला में, dx अपॉन dy वाला में। तो ये यहाँ से p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1/y, p का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -1/y। तो इसका इंटीग्रेशन e के पावर -1/y dy हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे p dy लिखते हैं ना, IF बराबर क्या होता है, e के पावर में p dy, इस केस में तो e के पावर p dy मतलब -1/y dy, है ना। तो माइनस बाहर कर दो तो log y हो जाएगा, और इसके पावर में कितना आ जाएगा, e के पावर में log y के पावर -1, और ये हट गया
तो बचा y के पावर -1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/y। तो 1/y कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ बोला है ए एंड बी आर 2 वेक्टर सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, ए डॉट बी कितना है √3। तो देन एंगल बिटवीन 2a एंड 2b क्या -b क्या होगा, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो एंगल बिटवीन हम लोग को फाइंड करना है, तो a डॉट बी जो होता है ना वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। अब यहाँ पे इसके और इसके बीच का निकालना है, माने कि 2a है ना डॉट -b निकालो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2a का मॉड हो जाएगा, होगा ना, -b का मॉड हो जाएगा और कॉस थीटा। तो 2a का वैल्यू 1 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, b का और -b का दोनों का सेम ही होगा तो भी 2 हो जाएगा कॉस थीटा। और दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी कितना है, तो ये इसको लिख सकते हैं -2 बाहर और a डॉट बी, तो ये -2√3 हो जाएगा भाई साहब। और ये कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2√3 अपन कितना 4 है ना, ये 2 काटेगा मतलब -√3/2। तो नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, ये तो नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा सर, 5/6 हो जाएगा। तो हम लोग का ये आंसर, ये तो बाहर चला जाएगा है ना, मतलब सेकंड से बाहर चला जाएगा। चूँकि हमारा सेकंड में ही मिल रहा है तो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा 5/6 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वेक्टर से ये क्वेश्चन था। यहाँ पे वैसे ही और 2-3 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोला है कि द वेक्टर इस ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो हम लोग को सबसे पहले ABC पता चल गया है कि ABC ये दिया है, सबका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, तो मैग्नीट्यूड के आधार पर हम सब चीज़ बात कर पाएंगे। तो A का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, A का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 6√6 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना हो जाएगा भाई 1 + 9 13 25 है ना, 10 और 5 देखो ना, 1 + 9 + 25 26 9 35 26 9 35। C निकालते हैं तो C कितना हो जाएगा 9 + 16 + 16 32 9 कितना 32 9 49 आ रहा है 41 आएगा 41 आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो, अब इसका देखो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, तो बड़ी वाले का स्क्वायर करो तो 41 आएगा, छोटी वाली को स्क्वायर करो और इसको स्क्वायर करो है ना, सॉरी मतलब स्क्वायर करेंगे तो 6 और 35 आएगा, 35 से 41 आया कि नहीं, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉलो करता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर तीनों बराबर आता तो फिर इक्विलेटरल हो जाता। अगर मान लो दो बराबर आता तो आइसोसेलेस हो जाता। अब कोई ही नहीं फॉलो करता तो ऑब्ट्यूज का देता। तरीका समझ में आया कि नहीं, हमको चाहिए करेक्ट ऑप्शन, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखो क्या कहना चाह रहा है, बोला कि लेट ए बी एनी वेक्टर सच दैट इसका वैल्यू ये है ना, देन द वैल्यू ऑफ इसका क्या होगा है ना। अब देखो A क्रॉस I करेंगे तो क्या मिलेगा, A क्रॉस J करेंगे तो क्या मिलेगा, A क्रॉस K करेंगे तो क्या मिलेगा, ये समझ लो। जैसे A क्रॉस I का मतलब क्या होता है समझना, A के पास क्या होगा, A के पास कहीं ना कहीं XI + YJ + ZK होगा। अब इसको क्रॉस करना है किसके साथ, I के साथ करना है, I के साथ क्रॉस करना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब कि A क्रॉस I करना है, क्या करना है A क्रॉस I करना है। तो इसको ऐसे लिखते हैं IJK लिखते हैं। अब ये XYZ है तो ये XYZ हो गया, और इसमें I में केवल I है तो इसका 1 होगा, बाकी 0 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। अरे इसमें I में क्या लिखोगे 0I + 0J सॉरी 1I + 0J + 0K, तो केवल I बचा ना जी, तो इसका सिंपल यहाँ से निकल जाएगा, एक ही डो निकलेगा। इसको पकड़ो I पकड़ा तो क्या मिल गया, I पकड़ा तो 0 हो जाएगा, समझना। ये लिया तो सब इधर से हटोगे, ये 0 खत्म हो गया, I वाला टर्म गया, 0I बचेगा। और ये लेंगे तो J लेंगे तो -J लेते हैं, J लिया तो ये कटा तो ये 0 - Z
माइनस जेड बचा, प्लस के लिया तो देखो तो प्लस के लिया तो ये हटेगा तो जीरो, तो ये कितना बच जाएगा माइनस वाई है ना। नहीं समझे? ये माइनस वाई, अरे भाई जैसे इसको लिया तो जीरो और माइनस वाई, तो माइनस वाई बचा ना, तो कितना बचा जीरो आई प्लस जेड जी और माइनस की प्लस वाई की, ये माइनस वाई की, ऐसा आएगा। किसका वैल्यू ए क्रॉस आई का, मतलब ए क्रॉस आई जो निकला वो कितना निकला 2z माइनस वाई के। अब जे के लिए निकालेंगे है ना, जे का 0 तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस कितना आएगा वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया बच्चा? अब ये ए और क्रॉस जे लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, जो एब्सेंट जो है उसको एब्सेंट कर दो तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब सबको जोड़ देना है तो 2 टाइम्स मिलेगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कहीं ना कहीं ये मैग्नीट्यूड इसी का आता है। देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हमारा कौन है। तो देखो इस टाइप से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोला कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पास कर रहा है किससे 1 -1 0 से, और पैरेलल है किसके वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात ये जानना है कि पास किससे कर रहा है भाई 1 -1 0 से। तो इस जगह पे अगर देखोगे तो ये पॉइंट हमारा ए है जिससे पास करता है, ये पॉइंट हमारा ये है जिससे पास करता है, ये पॉइंट हमारा ये है जिससे पास करता है, इसमें है ही नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई यही तीनों ऑप्शन होगा, है ना। पैरेलल किसके है वाई एक्सिस के है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या होता है, देखो वाई एक्सिस में इक्वेशन क्या होता है Z और X और Z, हाँ एक्स और जेड जीरो होता है, एक्स और जेड जीरो होता है, लेकिन तब फिर ये एक्स और जेड कुछ यहाँ ये हम लोग को चला जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स और जेड हमारा क्या होता है जीरो होता है, तो वाई हमारा कुछ ना कुछ होगा ही, है ना, वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ होगा, बाकी क्या होगा जीरो होगा, तो ये भी गया ये भी गया। समझ में आया? अब बोला कि द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहले इसको सरिया लो, ठीक से लिख लो, तो इसको क्या लिखोगे x -1/2 -2 नीचे, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, y -1/3 और z -0/1, ये ठीक हो गया। और इसको लिखोगे तो x -3 अपॉन में 2 से 3/2 लिखेंगे यहाँ पे ना, और डिवाइड बाई यहाँ पे p हो जाएगा ओनली, और y -0/-1 हो जाएगा, और z -4/7 हो गया। परपेंडिकुलर होता है तो ये सबका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर, तो -2p प्लस माइनस 3 हो जाएगा, -3 -7 = 0, तो -2p -10 = 0, है ना। एक है मिस्टेक किया क्या -5 हाँ -2p -3 +7 +7, तो ये कितना हो जाएगा +4 है ना, तो -2p +4 = 0, तो 2p = 4, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बोला कि इसमें बोला कि फिजिबल रीजन गिवन बिलो, तो बोला कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो फिजिबल रीजन तुम्हारा यहीं से सोल्यूशन मिलेगा, ये तीनों जगह से चारों जगह से सोल्यूशन मिलेगा। अब इसमें पुट करके देखो z = 4x + y है ना, ये 0 0 में तो 0 मिलेगा, उसमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा, है ना जी। हाँ 20 30 में पुट करके देखो तो 4 × 20 + 30 कितना हो जाएगा 20 × 4 = 80 110, और फिर वैल्यू है 0 50 पुट करके देखो तो 0 50 में 50 मिलेगा, और 0 30 में 30 × 4 = 20 120, तो 120 हो जाएगा ये।
कौन सा चला जाएगा, सी चला सी जाएगा। चला तो है कि ना आसान क्वेश्चन। अब इसमें बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है के का सम अननोन कांस्टेंट फंक्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टैक्स वैल्यू 2 पे देखना है। तो ये सबको जोड़ोगे ना, सबको जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 0.1 प्लस के प्लस 2 के प्लस 0.1 हाँ 0.2 बराबर नहीं, इसका प्रोडक्ट जैसे ये होता है ना x इंटू पी एक्स करोगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये 0 हो जाएगा प्लस 1 इंटू के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 के प्लस 3 के प्लस 0.4 इजिकल टू 1 के बराबर। यहाँ से के का वैल्यू निकाल लोगे, है ना, के का वैल्यू निकल जाएगा तो 2 में कितना होगा ये निकालना है। तो के का वैल्यू यहाँ कैसे निकलेगा, देखो तो 4 3 7 1 8 के हो गया, है ना, उसको उधर ले जाओगे तो 0.6 हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये सही है ना, 0.6/8 तो कितना हो जाएगा ये 6/10 तो 6/80 2 3 6 2 2 40 से है ना, 40 हाँ 3/10 नहीं ये प्रोबेबिलिटी का सम 0 होता है, इसको थोड़ा गलत हो रहा है, वो एक्सपेक्टेशन हो गया वो। ये इसको 0 करोगे 0.1 प्लस 2 4 के प्लस 0.1 इजिकल टू 1 तो 4 के इजिकल टू 0.8 तो के का वैल्यू 0.8/4 है ना, ठीक है जी। तो ये 8/40 आ जाएगा, 8/40 मतलब 8/40 1/5 आ रहा है, तो यहाँ रख देंगे 1/5 तो ये 2/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बोला कि के का क्या वैल्यू होगा, के का क्या वैल्यू होगा ताकि ये क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए। तो f' निकालना पड़ेगा, f' निकालेंगे तो ये के आ जाएगा माइनस का cos x, इसको इंक्रीजिंग चाहिए तो ग्रेटर देन 0, है ना। तो cos यहाँ से देखो के ग्रेटर देन cos x मैंने cos x क्या होना चाहिए, लेस देन के होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग cos x लेस देन के होना चाहिए, तो के का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, के का वैल्यू रखना पड़ेगा, लेस देन बोला है ना, के Less than बोला फिर- cos x लेस देन के होगा तो के का वैल्यू लेस देन चाहिए, लेस देन 90 यानी cos वन कहाँ है, ये वाला होगा 20 है 2 f' x जो निकला इसका हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए ना, तो यहाँ बच गया के और माइनस cos x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो माइनस cos x ग्रेटर देन माइनस के, तो cos x लेस देन के होना चाहिए। तो cos x लेस देन 1 के का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग में चाहिए तो -1 ये होना चाहिए, डी वाला वही होगा उसको लेस देन -1। हाँ। तो cos x अगर मैं ग्रेटर देन 1 लूँगा तो ये तो cos x ग्रेटर देन हो नहीं सकता, ये गया तो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तब पॉजिटिव होगा। और चूंकि हम नेगेटिव ले लेंगे तो फिर वो काम नहीं चलेगा, इसका मतलब के का वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक।